हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में। इसके पहले हमने शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से इसके पहले की सारी वीडियोज़ को आप देखिए, विजिट कीजिए, फिर यहाँ पर आइए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। क्या है चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आज सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, एकल प्रबलित धरण। हिंदी वाले जान ले, एकल प्रबलित धरण हिंदी में बोलते हैं एकल प्रबलित धरण, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, तो ये आज का हमारा नया टॉपिक है। इसमें जो आपको पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना और डिजाइन कैसे हम करते हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। तो जब हम आपको इसके पहले पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बताया था पहले चैप्टर में ही कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है और टी बीम क्या होता है। इन सब के बारे में हमने आपको इसके पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो आज का देखते हैं जो ये लेक्चर है इसमें। ठीक है, तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कोई हमारा सेक्शन दिया गया है। ठीक, सेक्शन हमारा ये मान लेते हैं कोई सेक्शन दिया गया है, हमारे पास सेक्शन है ये। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन है। इसमें जब केवल कंप्रेशन, ठीक है, ये हमारा ये कंप्रेशन जोन हो गया। ठीक है, कंप्रेशन जोन, ये हो गया हमारा टेंशन जोन। जब केवल हमारा टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट दिया रहेगा तो उसको हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोल देते हैं। अगर यही रेनफोर्समेंट टेंशन जोन प्लस कंप्रेशन जोन दोनों जोन में दे दिया जाए तो उसको हम डबली रेनफोर्स्ड बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम और डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको देख लेते हैं। पहले एक बीम बना के उनको समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे बीम में जो जनरली होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बीम है हमारे पास, ये क्या है, कोई बीम है हमारे पास। ठीक है, ये सपोर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, सपोर्ट लगे हुए हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, ठीक, ये हुआ क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ हमने क्या किया, ये हमने रेनफोर्समेंट डाल दिया। ठीक, क्या किया, ये रेनफोर्समेंट हमने डाल दिया। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारा रेनफोर्समेंट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा सही से क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, कोई बीम हो गया, बीम का सेक्शन हो गया। अब ये जो हमारा होता है, ठीक है, ये इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये विड्थ ऑफ हमारा सपोर्ट होता है, बीम की सपोर्ट की चौड़ाई, जिसको हम हिंदी में आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, आलम्ब होता है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम कैपिटल एल लिखते हैं। ये क्या होता है, ये हमारा क्लियर स्पान होता है, क्लियर स्पान, जिसको हम शुद्ध पार्ट बोल देते हैं। ठीक, अब अगर हमको इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से मतलब कि दोनों सपोर्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ से लेके और इस सेंटर तक की डिस्टेंस को हम स्मॉल एल बोल देते हैं, जिसको हम इफेक्टिव स्पान बोल देते हैं। ठीक है, क्या, इफेक्टिव स्पान, ये हमारा इफेक्टिव स्पान होता है, जिसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं। और ये हमारा कैपिटल डी होता है, जिसको हम टोटल डेप्थ बोलते हैं। और
ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल डी होता है, जिसको हम इफेक्टिव डेप्थ बोल देते हैं। तो ये कुछ हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम समझ लेते हैं एक एक करके क्या होता है। सॉरी, ये क्या हमारे सपोर्ट्स, ये क्या है हमारा बीम, जिसको हम धरन बोलते हैं, इसको हम हिंदी में आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कुछ यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। कोई बीम जब हम डिजाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें अगर हमारा ये सिंगली है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कर्टेलमेंट बार भी लगेगा, अभी हमारा स्टीरअप भी लगेगा। तो इन सब की जानकारी हम आगे लेंगे जब हम डिजाइन करेंगे इसका। तब पहले तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम जान लेते हैं। ये पहले इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है। इफेक्टिव डेप्थ पहली जो टर्मिनोलॉजी है क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक, प्रभावी गहराई इसको बोलते हैं। प्रभावी गहराई क्या होता है, आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें कि बीम के ऊपरी सिरे से, ठीक है, बीम के ऊपरी फलक से बोल सकते हैं, या फिर टॉप मोस्ट जो हमारा टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वहाँ से, हाँ, जो टेंशन जोन में स्टील पड़ी हुई है उसके सेंटर तक के डिस्टेंस को, ठीक है, किसी भी बीम के ऊपरी सिरे से जो टेंशन जोन में रेनफोर्समेंट पड़ी हुई है उसके केंद्रक तक की डिस्टेंस को हम इफेक्टिव डेप्थ बोल देते हैं। ये हुआ इफेक्टिव डेप्थ। अब टोटल डेप्थ आप जानते ही हैं, टॉप मोस्ट फाइबर से और बॉटम मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, टोटल डेप्थ बोल देते हैं। और ये क्लियर स्पान क्या होता है, किसी भी सपोर्ट्स के, ठीक है, किसी भी बीम के जो कंटिन्यूस जो सपोर्ट होते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं एक तरह से, क्या बोल सकते हैं इसको, किसी भी बीम के दो क्रमागत आलंबों के मध्य आंतरिक दूरी, ठीक है, किसी भी बीम के दो क्रमागत आलंबों, ठीक है, जैसे आपका ये कोई घर बन रहा है, एक सपोर्ट, ये बीम बनी है, एक सपोर्ट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तीसरा चौथा यहाँ, फिर ऐसे हमारा सपोर्ट्स मान लेते हैं लगा हुआ है। तो दो क्रमागत सपोर्ट्स के, ठीक है, क्या कह रहा है, किसी भी बीम के दो क्रमागत सपोर्ट, दो क्रमागत सपोर्ट का मतलब क्या है, इसके बाद कौन सा सपोर्ट है, ये, इसके बाद तुरंत ये आ रहा है, ना कि इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है, इसके बाद ये, मतलब कि इसके और इसके बीच की जो आंतरिक दूरी होती है, इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसी को हम क्लियर स्पान बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध पार्ट हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध पार्ट इसी को बोल देते हैं। और हमारा इफेक्टिव स्पान क्या होता है, ये हमारा क्या हुआ, इफेक्टिव डेप्थ हो गया, दूसरा हमारा हो गया टोटल डेप्थ, और तीसरा हमारा हो गया क्लियर स्पान, और चौथा हमारा हो गया इफेक्टिव स्पान। एक मिनट आप रुकेंगे। तो इफेक्टिव स्पान, ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, इफेक्टिव स्पान। ये हमने चार देख लिया, इफेक्टिव डेप्थ देखा, टोटल डेप्थ, क्लियर स्पान और इफेक्टिव स्पान। ठीक है, आलम का जो चौड़ाई है तो आप जान ही रहे हैं कि जो विड्थ ऑफ सपोर्ट्स है ये आप जान ही रहे, टोटल डेप्थ। ठीक, ये इतनी चीज़ें होती हैं हमारी इसमें। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर स्पान होता है। इफेक्टिव स्पान के दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन होते हैं उनको अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम हटाते हैं फिर देखते हैं। इफेक्टिव स्पान जो हमारा होता है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमको स्मॉल एल ज्ञात करना है, स्मॉल एल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल एल में हाफ b/2 इधर वाला, सॉरी, हाफ b/2 इधर वाला और प्लस हाफ b/2 इधर वाला जोड़ देंगे तो ये हमारा इफेक्टिव स्पान निकल के आ जाता है। ये हमारा हाफ b/2 प्लस हाफ b/2 मिलके हो जाए कितना, स्मॉल एल इक्वल टू एल प्लस बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, मतलब कि क्लियर स्पान प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा हो सकता है इफेक्टिव स्पान। ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक, दूसरा क्या हम लिखते हैं, आईएस कोड ने जो रिकमेंड किया है उसके अनुसार L इक्वल टू कैपिटल L प्लस में स्मॉल डी। कैपिटल L क्या है, कैपिटल L ये हमारा
क्लियर स्पान है और स्मॉल डी क्या है, ये हमारा स्मॉल डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल मतलब क्लियर स्पान प्लस में विड्थ ऑफ सपोर्ट, या फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं हम क्लियर स्पान प्लस में डेप्थ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ, ठीक, इफेक्टिव डेप्थ इसको लिख सकते हैं। ये हमारा होता है क्या, इफेक्टिव स्पान। अब इनमें से अगर हमको कौन सा लेंगे, जब हमको बीम डिजाइन करना होगा तो इसमें से हम कौन सा प्रिफर करेंगे, कौन सा हम यूज करेंगे, जो हम जब बनाएंगे डिजाइन करेंगे बीम तो वहाँ पे हमारा जो आएगी, तो इसमें से कौन सा लेंगे। तो इसमें से हमको जब लेना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों में से जो लेस होगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम आएगा, ठीक, स्मॉल एल का जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी स्मॉल एल की सॉरी, उसमें जो इन दोनों में से कम आएगा, जैसे मान लेते हैं इसका अगर 300 आया और इसका अगर 250 आया, तो हम यहाँ पे 250 ही एज्यूम करेंगे, ना कि ये हम 300 एज्यूम करेंगे, ठीक। तो ये होता है क्लियर इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, क्लियर स्पान, इफेक्टिव स्पान, ये कुछ हमारे टर्मिनोलॉजीज थे। इसी में एक चीज विक्षेप आता है, ठीक, डिफ्लेक्शन। तो जब इसमें क्या होगा, इस पर लोड पड़ेगा ऊपर से जब कुछ कोई लोड पड़ेगा, मान लेते हैं ये कौन सा लोड है, ये कौन सा लोड है, ये हमारा यूडीएल लोड है, ठीक। यूडीएल लोड, जब इस पर यूडीएल लोड पड़ेगा तो इसमें हमने आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ाया हुआ है सोम में, ठीक। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, जब डिफ्लेक्शन होगा तो कितना डिफ्लेक्शन हम अगर आएगा किसी बीम पे तो कितना हम उसको प्रेफर करेंगे, या फिर जैसे हमारा मान लेते कुछ डिफ्लेक्शन आया तो उस बीम को हम रीडिज़ाइन करेंगे, या उसको उसके लिए हम उसी बीम को डिज़ाइन कर देंगे जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है। हमारे ये जो सपोर्ट हैं, बेसिस ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट के आधार पर जो बीम के प्रकार हमने पढ़ाया आपको, कंटिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, हिंज, और फिर जो एक तरफ रोलर एक तरफ लगाता है, ठीक है, फिक्स्ड बीम, ये सब पढ़ाया हुआ। तो उनके बेसिस पे इसको हम निकालते हैं जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है। तो वो कैसे आएगा, कितना किसके लिए होता है, उसको हम देख लेते हैं। आप चाहे तो इसको साथ साथ में नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हम देख रहे थे, डिफ्लेक्शन, इसको हिंदी में हम विक्षेप बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, सॉरी सेक्शन, और इधर लिखेंगे हम, ठीक। ये जो विक्षेप हम फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। ये जो हमारा स्पान होता है, स्पान अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। मतलब हिंदी वाले क्या जाने, पार्ट अपॉन में प्रभावी गहराई, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं इसको, स्पान अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी को हम डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम निकालते हैं कि हमारा किस सेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम निकालते हैं पार्ट अपॉन में प्रभावी गहराई। तो एक तरफ तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सेक्शन, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट अपॉन में प्रभावी गहराई, ठीक है, का अधिकतम मान, या फिर का अधिकतम अनुपात बोल सकते हो, मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान अपॉन में इफेक्टिव डेप्थ, ये हमारा होता है
पहला इसमें लेते हैं अगर हम, पहला SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, शुद्धालंबित सब बीम, ठीक है, धरण। तो ये कितना हमारा 20, ठीक है, 20 से मैक्सिमम ये हमारा नहीं होना चाहिए, जो हमारा इफेक्ट स्पैन अपर में इफेक्टिव डेप्थ है, ये 20 से मैक्सिमम हमारा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हमारा कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, सतत धरण, सतत धरण के लिए कितना हम 26 लेते हैं। और तीसरा क्या हमारा आता है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए ये हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इससे अधिक अगर हमारा आ रहा तो उस बीम को हम रीडिजाइन करेंगे, ठीक है, रीडिजाइन करेंगे, फिर उसको हम बनाएंगे। अगर इससे कम आ रहा, फिर अगर सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहे हैं, अगर 20 से कम आ रहा, मतलब 16, 17, 18, 19 कुछ भी आ रहा हो, मतलब 20 से कम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर उससे अधिक आ रहा है तो रीडिजाइन करेंगे, अगर उसके अंदर मैक्सिमम 20 तक आ रहा है तो उसको हम डिजाइन करके फिर बना देंगे। इसी प्रकार हमारा कंटिन्यूअस बीम अगर वहाँ पे 26 मैक्सिमम होना चाहिए, कैंटिलीवर के लिए हमारा 7 मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, हमारा डिफ्लेक्शन हुआ, कितना हमारा किस बीम में कितना होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा जो स्लैब होता है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ठीक है, उसमें भी इसी तरह से होता है। या हम आपको जब स्लैब पढ़ाएंगे कि 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब क्या होता है, इसको कैसे डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पे हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखते हैं कि अगर हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं उसके लिए, अब हम उसको देख लेते हैं। सॉरी, क्या सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, ठीक, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब किस तरह से इसका डिजाइन करते हैं उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। तो कैसे डिजाइन करते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, क्या क्या इसमें करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम कोई बीम का कोई सेक्शन मान लेंगे। सेक्शन मतलब मानने का क्या मतलब है कि कोई बीम मान लेंगे, जैसे उसकी चौड़ाई मान लेते हैं b है और उसकी जो गहराई है वो d मान लेते हैं। मतलब assume a suitable size of beam for calculating सेल्फ लोड। क्यों मान रहे हैं, उस बीम के स्वयं का भार निकालने के लिए, जो बीम का स्वयं का भार आएगा स्ट्रक्चर पे, उसका भार निकालने के लिए हम एक सुटेबल साइज मान लेते हैं किसी बीम की, मान लेते हैं कि b इंटू डी, स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक है। ये कोई इस साइज की कोई बीम मान लेते हैं, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, फिर इस पे जो हमारा चल भार, जिसको हम डेड लोड या फिर लाइव लोड बोलते हैं, और फिर अचल भार, ठीक, सॉरी, चल भार मतलब कि लाइव लोड, अचल भार मतलब कि डेड लोड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं, उसको मान लेते हैं W है, ठीक है। क्या मान लेते हैं कि दूसरे स्टेप में उस पर जो लाइव लोड आ रहे हैं, एंड डेड लोड मतलब कि इसका सेल्फ लोड, और भी कई लोड आते हैं, डेड लोड, लाइव लोड क्या होते हैं, विंड लोड, स्नो लोड, ये हमने आपको पहले के लेक्चर में, मतलब कि जो हम आपको वहाँ पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, सोम में
और फिर आपके आयुष सर ने पढ़ाया आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे भी पढ़ाया कि सेल्फ लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, विंड लोड क्या होता है, स्नो लोड क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताया गया। ठीक, अब इसको मान लेते हैं स्मॉल डब्लू है। ठीक, क्या मान लिया हमने, स्मॉल डब्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको फैक्टर्ड लोड। ठीक, हम पहले तो ज्ञात करना हमको मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अब इस पे ज्ञात करेंगे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने से पहले बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होता है, WL²/8 सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। लेकिन हमको यहाँ के W भी तो ज्ञात करना है, तो W हम क्या फैक्टर लोड होता है। ठीक, तो वहाँ से पहले फैक्टर लोड हम ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फैक्टर लोड। ठीक, फैक्टर लोड कैसे ज्ञात करते हैं, W × 1.5, मतलब क्या है, लोड इंटू लोड फैक्टर, सॉरी W × लोड फैक्टर। अब लोड हमारा कितना है, स्मॉल w। लोड फैक्टर जनरली हम मान लेते हैं 1.5। ठीक, जनरली जो हम मानते हैं लोड फैक्टर वो 1.5 मान के चलते हैं। ठीक, 1.5 हम लोड फैक्टर ये इतना मानते हुए चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ से फैक्टर लोड का मान निकल के आ जाता है 1.5 W। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट या फिर जिसको हम फैक्टर्ड मोमेंट बोलते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या हम फैक्टर्ड मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्ड मोमेंट, सॉरी आप लिख सकते हैं कैलकुलेट फैक्टर्ड मोमेंट, सॉरी। तो फैक्टर्ड मोमेंट MU कितना हो जाएगा 1.5। हमने क्या बताया आपको, WL²/8। ये आप पढ़े होंगे सोम में, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। सोम का लेक्चर हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, विजिट कर सकते हैं आप वहाँ से, और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 WL²/8 ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टर्ड मोमेंट या फिर जिसको हम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, वो फाइंड आउट होकर हमारा आ जाता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, XU मैक्स। ठीक है, XU मैक्स क्या है, ये हमने आपको इसके पहले के लेक्चर्स में, ठीक है, जब हम आपको क्या LSM पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले LSM का जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, LSM के बेसिस पे, जैसे LSM हमने आपको पढ़ाया कि LSM क्या होता है, इसके किस मतलब क्या क्या होते हैं, इनमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए हम LSM का यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें फाइंड आउट करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ और न्यूट्रल एक्सिस हुआ, इन सब के बारे में हमने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया हुआ। प्लेलिस्ट बनी हुई, प्लेलिस्ट में लिंक पड़ा हुआ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से लेके देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो फैक्टर मोमेंट हम आपको क्या होता है, XU मैक्स। ठीक है, XU मैक्स जो होता है वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है, उसको फाइंड आउट करेंगे XU मैक्स कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप के हो गया होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या फिर अगर साथ में लिख रहे हैं तो बात अच्छी बात है, पॉज कर करके वीडियो आप लिख सकते हैं। तो MU मैक्स हमने याद किया, क्या फैक्टर्ड मोमेंट याद किया। फैक्टर्ड मोमेंट हमारा कितना 1.5 WL²/8। ठीक है, अब क्या याद करेंगे, अब न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ याद करेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या करेंगे आप, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU मैक्स का मान फाइंड आउट करेंगे। पांचवा स्टेप क्या है, फाइंड XU मैक्स। तो XU मैक्स क्या होता है, जब हम आपको पढ़ा रहे थे LSM वाला लेक्चर, तो वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया हुआ था XU मैक्स का मान और XU की वैल्यू दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, उसको हमने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक, तो आप वहाँ से 700D/1100 + 0.87 FY। ठीक, ये हमारे पास क्या XU मैक्स
होता है। ठीक है, जब हमारे पास एक्सयू मैक्स पता चल गया, अब हमें एमयू लिमिट भी याद करते हैं। ठीक है, एमयू लिमिट क्या होता है ये सब आप जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता चलेगा, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको सिंगुलर रेनफोर्समेंट के डिजाइन के लिए पढ़ाया जा रहा है ना, तो वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो ये हुआ 5वां। और 6वें स्टेप में क्या करेंगे हम, एमयू लिमिट। ठीक, अब एमयू लिमिट के लिए हमने भी आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है। अगर बाई चांस कोई भी स्टेप मान लेते छूट जाता तो आप, जैसे इसमें तो डिजाइन में तो नहीं छूटेगा, जैसे पढ़ाते वक्त कोई स्टेप छूट जाता है तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप नोट्स से देख के वो भी पढ़ लीजिए। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई का 2 हेडिंग्स छूट जाते हैं, ठीक, तो वो हम आपको जब रिवीजन क्लास आपकी चलेगी तो वहाँ पे कवर करवा देंगे, अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये हमारा कहाँ से एमयू लिमिट कहाँ से निकल के आएगा, ये हमारा कितना होता है 0.36 एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये यहीं, सॉरी ये 2 नहीं दिया था, और ये यहीं पे फिर रहेगा क्या, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स अपॉन में डी, और यहाँ पे एफ सी की। ठीक है, ये हमारा इंटू बी डी स्क्वायर, ये हमारा एमयू लिमिट का मान होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाया था हमने आपको, एमयू लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एमयू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस था, एमयू लिमिट ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए अलग होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अलग होता है, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एलएसएम डिजाइन ही नहीं करते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा बैलेंस सेक्शन के लिए हमारा एमयू लिमिट का मान हो गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों, अब क्या हमने यहाँ से एमयू ज्ञात किया, अब एमयू और एमयू लिमिट को हम इक्वलाइज कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने से क्या होगा हमारा, यहाँ से डी का मान हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डी का मान फाइंड आउट करने के लिए क्या, इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज किसको किसको, एमयू इक्वल टू एमयू लिमिट। जब इन दोनों को क्या करेंगे हम इक्वलाइज कर देंगे तो क्या करेंगे, एंड फाइंड डी, स्मॉल डी। ठीक है, हम ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हमको क्या करना है, डिजाइन करना है एक बीम का। बीम का डिजाइन तो करना है, लेकिन उसके लिए हमको जो उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ है वो हमको नहीं पता है। ठीक है, जब नहीं पता है तो उसको डिजाइन करने के लिए हम यहाँ से ये सारा लोड कितना आ रहा है, फिर उसमें ठीक, एक तो एज्यूम पहले एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो वो तो हमारा एज्यूम किया हुआ, लेकिन हमको एज्यूम वाला तो उस पर तो डिजाइन करेंगे, हमको एक एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, कि किस पे हम डिजाइन करेंगे कि ये जो हमारा लोड आ रहा है, डेड लोड और लाइव लोड, ये आराम से बियर कर सके वो भी। तो ये सारे प्रोसेस उसके लिए करेंगे, सॉरी। तो यहाँ से जो डी का मान ये निकल के आएगा, ठीक है, ये जो डी का मान यहाँ से निकल के आएगा, ये हमारा जो डेप्थ हो जाएगी, जो डिजाइन के लिए क्या करेंगे हम डेप्थ यूज करेंगे, बीम की डिजाइन के जो डेप्थ यूज करेंगे वो डेप्थ यहाँ से निकल के आएगा। इक्वलाइज करने पर ये हमारा एक्चुअल डेप्थ निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कि कैसे क्या हम करते हैं। ठीक है, ये इतना तो आपको निकल के आया स्मॉल डी। ठीक है, ये स्मॉल डी निकल के आया, इनको इक्वलाइज करने पर, और एक ये स्मॉल डी हम निकल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे जो माने हैं और जो इससे। ठीक, तो जो हमारा कम डेप्थ का होगा वही हम यहाँ पे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा बीम के लिए डेप्थ हो गई, हाइट हो गई, क्लियर स्पान हो गया, सब कुछ हमको डेप्थ पता चल गया, सारी चीज़ें हमको पता चल जाएगी। अब क्या करेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट कितना डालेंगे। ठीक है, परसेंटेज, नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया कितना लेंगे। ठीक है, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हुआ कंक्रीट की गणना के लिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि स्क्रीनशॉट होगा। अब इसको मिटाते हैं हम, फिर आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि
स्टील कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब क्या आपको टेंसाइल स्टील ज्ञात करना। टेंसाइल स्टील ज्ञात करने के लिए हम टेंसाइल एरिया पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। टेंसाइल एरिया कैसे ज्ञात होगा, ये हमारा 8वां पॉइंट है। टेंसाइल स्टील एरिया, ये अभी हम आपको स्टेप बता रहे हैं। जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कैसे डिजाइन किया जा रहा है, किस प्रकार से बीम हमारी बनेगी, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, वहाँ पे न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल दे देंगे, मतलब कि आपका लोड दे देगा, कितना लोड आ रहा है और उसका स्पान दे देगा, ठीक। बाकी आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की, जो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए, ये सारा एक एक स्टेप आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखते हैं आज हो पाएगा तो करवाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ें होंगी। तो एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, ठीक है, हाँ, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितना स्टील हम डालेंगे, ठीक है। तो टेंसाइल स्टील के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है उसको देख लेते हैं। AST से एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील को डिनोट करते हैं, ठीक है। MU अपॉन में क्या होता है, 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 XU मैक्स, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टील, कितना परसेंट स्टील उसमें पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था फार्मूला, पी लिमिट का फार्मूला पढ़ाया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, LSM, ठीक है। तो वहाँ पे ये हम जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम यूज कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ये LSM से डिजाइन कर रहे हैं, ना कि WSM से। क्योंकि जब हम WSM से डिजाइन करते हैं, WSM से हम भारी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, जैसे हमारा डैम हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा भारी स्ट्रक्चर बीम नहीं होता है, इसलिए इसको हम LSM से डिजाइन करते हैं। वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए उससे हम डिजाइन नहीं करते WSM से, LSM से डिजाइन करते हैं। तो सारी चीज़ें LSM का भी ही यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ, ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था 0.414 FCK XU मैक्स अपॉन में क्या हो जाता है हमारा FYD। ये हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के। यहाँ से परसेंट कितना स्टील का परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा एरिया ऑफ स्टील पता चल गया, परसेंटेज ऑफ स्टील पता चल गया, तो अब हम नंबर ऑफ बार से ज्ञात कर लेंगे कितने नंबर्स ऑफ बार हमको यूज करने हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ बार कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। एरिया ऑफ टोटल एरिया हमको पता है, जैसे हम मान लेते हैं ये कुछ एरिया हमारा मान लेते हैं AST, ये हमारा एरिया है, और एक, ठीक है, जो हमको जिस डाया का उसमें यूज करना है ये तो हमको पता ही है। हम खुद से माने कि हमको इतने डाया का हमको रेनफोर्समेंट इसमें यूज करना, तो उसका तो एरिया हमको पता ही चल जाएगा, एक का एरिया। जब एक का एरिया पता चल जाएगा, इसको हम स्मॉल A1 मान लेते हैं अगर, तो AST डिवाइडेड बाई स्मॉल A1, मतलब कि टोटल एरिया को एक डाया के एरिया से जब हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ से नंबर्स ऑफ बार निकल के आ जाएंगे, नंबर्स ऑफ बार निकल के यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर्स ऑफ बार यहाँ से निकल के आ गया। अब हमको कितना बार इसमें देना है ये हमको भी पता चल गया, कंक्रीट का भी, मतलब कि जो बीम हम यूज़ कर रहे हैं, बीम का हमारा डेप्थ पता चल गया, विड्थ पता चल गया, स्पैन हमको पता ही है, लोड कितना रहा वो पता ही है, स्टील कितना उसमें डाला गया ये पता ही है। तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन करने से पहले चेक करेंगे कि या जो हम ये सब निकाले हैं ये सही है, उस पर जो शियर फोर्स आ रहा है वो जितना आ रहा है उसके लिए ये सही है कि नहीं, मतलब कि उसके लिए चेक करते हैं, जांच करते हैं। तो अब जांच करते हैं किस प्रकार से इसको देखते हैं, ठीक है। शियर के लिए, बॉन्ड के लिए और डिफ्लेक्शन, तीन चीज़ों के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं।
यहाँ पे हम जो देखेंगे वो शियर चेक देखेंगे, शियर के लिए चेक, ठीक है। अपरूपण जांच जिसको बोलते हैं, हम लिख सकते हैं शियर चेक, ठीक है। सॉरी, तो हम शियर चेक लिख सकते हैं, ठीक है। शियर चेक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसमें नॉमिनल, हमने आपको जब शियर स्ट्रेंथ और शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ वाले चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो हम पे हमने आपको बताया था नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले इसमें हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इसको हमने टाउ वी से डिनोट किया था, ठीक है। टाउ वी बराबर क्या होता है, यू वी अपॉन में बी इंटू डी। यू वी क्या हमारा होता है, ये होता है हमारा WL/2 अपॉन में बी इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, टाउ बी फाइंड आउट करेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम परसेंटेज ऑफ स्टील हमने फाइंड आउट ही किया है, और हमको जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमको ग्रेड ऑफ स्टील, जो हम परसेंटेज किस ग्रेड का हमको स्टील यूज करना है, ये हमारे पास दिया रहेगा। जब हम डिजाइन करेंगे किसी स्टील के लिए, तो हम मान के चलेंगे कि इस ग्रेड का हमको स्टील यूज करना हो, ठीक है। तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील एंड परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ स्टील, इसके बेसिस पे, ठीक है, हम टाउ सी का मान फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। टाउ सी का मान फाइंड आउट कर, परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है AST अपॉन में B इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे और ग्रेड ऑफ स्टील हमारे पास रहेगा ही, तो यहाँ से हम टाउ सी का मान फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम टाउ सी का मान यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, टाउ सी आराम से हमारे पास फाइंड आउट होकर आ जाएगा। अब सॉरी, अब टाउ सी हमारे पास आ गया, टाउ भी आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टेप कितने डाया का लगेगा, स्टेप कितने स्टेप उसमें लगेंगे, इन सबको हम आराम से फाइंड आउट हम कर सकते हैं, स्पेसिंग ऑफ स्टेप्स और फलाना खाना जो भी होता है। अब क्या करेंगे हम, तो ये हमारा शियर चेक हो गया, ठीक। ये अब हमने आपको वहाँ पे कंडीशन बताई, टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी, टाउ वी इज लेस देन टाउ सी बाई 2। इस तरह से हमने आपको बताया था कि किस प्रकार के हमारे 3 प्रकार सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन, अंडर एनफोर्स, ओवर एनफोर्स, उन सब के लिए हमने आपको बताया था। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो सेक्शन बन रहा है वो बैलेंस सेक्शन बनेगा या फिर अंडर एनफोर्स सेक्शन बनेगा या फिर ओवर एनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्स सेक्शन का डिजाइन ही नहीं करेंगे, अगर बाई चांस हमारा ओवर एनफोर्स सेक्शन का आ जाता है तो वहाँ पे इसको हम डिजाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, शियर चेक हो गया, ठीक है। शियर में इसकी चेकिंग हो गई। अब स्टीरअप्स बार और स्पेसिंग देख लेते हैं, कितना हम स्टेप डालेंगे और स्पेसिंग उसकी कितनी देते हैं, ठीक है। पहले तो डाया तो मान लेंगे, डाया 6 में वैसे लेके चलते हैं, लेकिन हम मान लेंगे जब डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे, यहाँ पे तो हम आपको बता रहे हैं कि इतने डाया का जो स्टेप हम यूज करते हैं, लेकिन जब डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे मानना पड़ेगा कि इतने का हम यूज करेंगे, और फिर उसके लिए फाइंड आउट करेंगे कि हमारे इतने स्टेप्स लगेंगे, फिर इतने हमारे स्पेसिंग उसमें दी जाएगी, फिर ऐसे, ठीक है। वहाँ पे हम स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, मतलब पहले डाया मान लेंगे। क्या हमारा एज्यूमिंग डाया ऑफ स्टीरअप्स, ठीक है। एज्यूमिंग डाया ऑफ स्टीरअप बार बोल सकते हैं, स्टीरअप से बोलते हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए जब डाया ऑफ, मतलब कि डाया ऑफ स्टीरअप बार का हम मान लेंगे, तो यहाँ से एरिया ऑफ पता चल जाए πd²/4। क्या करेंगे, यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे। अब स्पेसिंग, बस एरिया की हमको जरूरत है, एरिया पता चल गया, अब हम स्पेसिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेसिंग के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था 0.87 FY ASB, सॉरी हाँ ASB इंटू डी और अपॉन में PD, ठीक है। ये हमने आपको
स्पेसिंग का फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0.75D ये भी आपको बताया हुआ था, और फिर 300 mm। ये इन तीनों में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है। इन तीनों में से जो कम होगी, जिसका मान सबसे कम आएगा उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पे हम स्टीरअप्स का जो ये हमारा स्पेसिंग होता है उतना देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा डिजाइन करने के लिए पूरा तैयार हो गया। अब हम इसका डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स थे, किस प्रकार से हम उस पर लोड हमारे पास दिया रहता है, विड्थ तो उसकी, स्पैन, फिर उसके जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना वो बकल करे, कितना बेंड करेगा, ये सब, कितने स्टीरअप्स लगेंगे, कितने कंक्रीट उसमें लगेंगे, और कितने स्टील लगेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, और स्टीरअप बार से हो गया, बेंटअप बार, ये सब कैसे फाइंड आउट होगा, कितना लगेगा, वो सब हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इस पे बेसिस से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, किस प्रकार से हम एक एक चीज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और कैसे डिजाइन करते हैं। ये तो स्टेप्स थे कैसे डिजाइन करते हैं, अब उसको डिजाइन करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।